हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग माइक्रो माइक्रो टीचिंग की एक बड़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है लेक्चर स्किल। ठीक है। लेक्चर स्किल लेक्चर स्किल से आप क्या समझ सकते हो? लेक्चर स्किल क्या है? लेक्चर का मतलब होता है बेटा किसी चीज को एक्सप्लेन करना, किसी के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन या किसी भी चीज का कॉन्सेप्ट इस्टेब्लिश करने के लिए हम बच्चों को एक्सप्लेन करें या समझाएं तो उसको हम लेक्चर कह सकते हैं। ठीक है। लेक्चर को अगर डिफाइन हम करना चाहें तो आपकी स्क्रीन पे इसकी डिफिनेशन दिखाई पड़ रही है। अ लेक्चर इज एन ऑर्गेनाइज्ड verbal presentation of subject matter often illuminated by visual aids। यानी व्याख्यान क्या है? व्याख्यान दृश्य विषयों द्वारा या किसी टीचिंग एड द्वारा संवर्धित विषय का एक संगठित मौखिक प्रस्तुति है ना। अगर हम किसी विषय के बारे में मौखिक वार्तालाप करते हैं, मौखिक सूचना देने का काम करते हैं, ओरल डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो लेक्चर के लिए बेटा हम क्या हमने बताया अगर हम कोई ओरल डिस्कशन करते हैं, कहीं पे अगर हम ओरल ओरल प्रेजेंटेशन करते हैं तो उस ओरल प्रेजेंटेशन या डिस्कशन को हम क्या कह सकते हैं? हम लेक्चर कह सकते हैं। ठीक है। अकॉर्डिंग टू ब्लीग, अगर हम ब्लीग की डिफिनेशन की बात करें 1972 में ब्लीग ने लेक्चर को समझाने के लिए क्या कहा? कहा अ लेक्चर इज अ पीरियड ऑफ मोर और लेस अनइंटरप्टेड टॉक फ्रॉम अ टीचर। यानी एक शिक्षक से अधिक या कम अबाधित बातचीत की अवधि को हम व्याख्यान कर सकते हैं। यानी टीचर अगर हमसे बातचीत करे वो इसमें कोई ब्रेक ना आए, अगर उसमें कोई रुकावट नहीं है, कोई उसमें बाधा नहीं आती है, अगर वो कंटिन्यूअस चलता रहता है तो हम क्या कह सकते हैं? हम उसको लेक्चर कह सकते हैं। ब्लीग ने बताया। ठीक है ना। ब्लीग का मतलब ने क्या बताया? ब्लीग ने बताया कि टीचर जब क्लासरूम में बिना रुके, बिना किसी इंटरप्शन, बिना किसी बाधा के जब डिस्कस करता है तो उस डिस्कशन को हम लेक्चर कह सकते हैं। एक डिफिनेशन और आपकी स्क्रीन पे शो हो रही है। डिफिनेशन है परसिवल्स एंड लिंगटन की 1988 में डिफाइन होने किया था। इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने बताया था अ लेक्चर इज अ डेडिकेटेड इंस्ट्रक्शनल मेथड involving one-way communication for the active presenter to the more or less passive audience। ठीक है। तो एक व्याख्यान क्या है? व्याख्यान एक उपदेशात्मक या निर्देशात्मक विधि है। यानी व्याख्यान में क्या होता है? या तो उपदेश दिया जाता है या तो निर्देश दिया जाता है, और इसमें दो लोग होते हैं। एक सक्रिय पार्टिसिपेंट होता है या एक जो है एक्टिव स्पीकर होता है, और जो जो बाकी जो पैसिव ऑडियंस होते हैं, ऑडियंस कुछ उसमें एक्टिविटी नहीं करते, बस ध्यान पूर्वक सुनते हैं। ये वन वे कम्युनिकेशन होता है। यानी वन एक तरफा डिस्कशन यहाँ पे नहीं हो रहा है, एक तरफा संचार है, केवल टीचर बोल रहा है और विद्यार्थी सुन रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन को भी हम लेक्चर कह सकते हैं। ठीक है। ये तो सारी बातों में लेक्चर क्या है, लेकिन अब हम बात करने वाले हैं कि लेक्चर स्किल में हमें करना क्या क्या है। अगर हम लेक्चर स्किल सीखना चाहते हैं तो हम जो ये व्याख्यान देंगे, जो हम लेक्चर देंगे, जो हम वन वे कम्युनिकेशन टीचर एज ए टीचर स्टूडेंट से करेंगे, हमें वो कैसे करना चाहिए, उसमें क्या क्या चीजों का ध्यान देना चाहिए, किस तरह से डिस्कशन करना चाहिए, इन सारी बातों का हम यहाँ पे चर्चा अभी करने वाले हैं। ठीक है। तो बेटा सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लेक्चर स्किल के कंपोनेंट्स की। ऐसे ही आपने अभी पढ़ा था किसके? इंट्रोडक्टरी स्किल्स के कंपोनेंट्स की पढ़ा था। और कंपोनेंट्स में जो चीजें थी हमें वही सारे काम करने थे इंट्रोडक्टरी स्किल में। ठीक इसी पैटर्न पे लेक्चर स्किल के लिए भी कुछ कंपोनेंट्स हैं, लेक्चर स्किल के भी कुछ घटक हैं। इन घटकों का अगर हम पालन लेक्चर देते समय, एक्सप्लेनेशन के समय या बोलते समय या क्लास में वन वे कम्युनिकेशन के समय अगर हम ध्यान रखें तो निश्चित रूप से हमारा लेक्चर अच्छा हो जाएगा। ठीक है। तो कंपोनेंट, पहला कंपोनेंट का क्या है? पहला कंपोनेंट है यूज
यूज ऑफ इनिशियल स्टेटमेंट्स, प्रारंभिक कथनों का प्रयोग। ठीक है, तो हमें लेक्चर देते समय क्या करना चाहिए? प्रारंभिक कथनों का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा क्या है? फ्लुएंसी इन लैंग्वेज, भाषा में प्रवाह होना चाहिए। ठीक है, यानी हमारी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए? फ्लुएंट होनी चाहिए। तीसरा, प्रेजेंस ऑफ एसेंशन, या इसको हम माउंट डिसेंट वर्ड भी कहते हैं, यानी आरोह अवरोह की उपस्थिति, यानी माउंट डिसेंट या एसेंशन। चेन इन आइडिया एंड स्टेटमेंट्स, विचारों और कथनों में श्रृंखला होनी चाहिए। यूज ऑफ एप्रोप्रिएट टीचिंग एड्स, उपयुक्त शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स, कथनों में तारतम्यता होनी चाहिए। एब्सेंस ऑफ अनएम्बिगियस स्टेटमेंट्स, असंबद्ध कथनों की अनुपस्थिति होनी चाहिए। स्टूडेंट इंटरेस्ट एंड अटेंशन, छात्रों में रुचि और ध्यान होना चाहिए। शुड बी एक्सप्लिसिट एक्सट्रैक्टिव स्टेटमेंट, ठीक है, स्पष्ट निष्कर्षात्मक कथन होना चाहिए। शुड बी इंटरमीडिएट क्वेश्चंस फॉर स्टूडेंट कंप्रहेंशन, छात्रों बोध के लिए बीच बीच में प्रश्न करने चाहिए। कैपेसिटी ऑफ स्टूडेंट मोटिवेशन, छात्रों के अंदर प्रेरणा की क्षमता होनी चाहिए। इंथुजियाज्म एंड अल्टरनेस इन प्यूपिल टीचर, छात्रों में व्यापक उत्साह और सतर्कता होनी चाहिए। ये सारे कंपोनेंट्स है बेटा जो हमने पढ़े हैं, अभी आपके सामने हमने इसको रीड किया, आपकी स्क्रीन पे फ्लैश किया। इन सारे कंपोनेंट्स को अगर हम पूरा करें, हम लेक्चर देते समय, हम कुछ एक्सप्लेन करते समय, तो निश्चित रूप से हमारी लेक्चर स्किल पूरी हो जाएगी, है ना। तो हमने जो कंपोनेंट्स बताए हैं अभी आपको, आप जानते हो कि जब आपकी माइक्रो टीचिंग की प्रैक्टिस आप करोगे तो इन्हीं कंपोनेंट्स को आप चेक करेंगे कि ये कंपोनेंट्स आप पूरा कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ठीक है, अब बेटा बात आती है कि इन कंपोनेंट्स को हम पूरा कैसे करें। हमने तो कह दिया माउंट डिसेंट, ये माउंट डिसेंट होता क्या है, ये आरोह अवरोह होता क्या है। हमने कहा प्रारंभिक कथनों का प्रयोग करिए, तो प्रारंभिक कथन होते क्या है। इन सारी चीजों के बारे में हम अभी तुरंत सीखने वाले हैं। एक एक चीज को लेकर मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, आप ध्यान से सुनना। यही सारे कंपोनेंट अगर हम फुलफिल कर लें तो हमारी जो स्पीच है या जो हमारा लेक्चर है, वो लेक्चर इफेक्टिव मोड में चला जाता है। एक आइडियल टीचर हम बन जाते हैं टीचिंग के। ठीक है, तो बात आती है बेटा प्रारंभिक कथनों। प्रारंभिक कथन होता क्या है, आप ऐसे समझ लो कि क्लासरूम में हम पढ़ाने जा रहे हैं। हमने अभी इंट्रोडक्टरी स्किल को फिनिश किया है और हमने कहा है टुडे वी शैल डिस्कस अबाउट थर्मामीटर। आज हम लोग थर्मामीटर का विस्तृत अध्ययन करेंगे और हम पढ़ाना शुरू कर दें कि थर्मामीटर एक ऐसी मशीन होती है जिसके द्वारा ताप का मापन किया जाता है, या हम हाँ कुछ इस तरह की बात हम करना शुरू कर दें, तो इस तरह से हम लेक्चर स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन इसमें बेटा हमने इनिशियल स्टेटमेंट्स नहीं दिया, हमने प्रारंभिक कथनों का प्रयोग नहीं किया। ठीक है, तो प्रारंभिक कथन का प्रयोग करके अगर हम इसी बात को बोलना होता तो हम कैसे बोलते? हम कहते कि आप जब कभी बीमार हुए होंगे, आपको फीवर आया होगा, तो डॉक्टर ने या आपके मदर ने आपका बुखार मेजर करने के लिए एक इक्विपमेंट या एक मशीन आपके मुंह में डाला होगा। क्या आप जानते हैं वो मशीन क्या है? उस मशीन का नाम क्या है? तो बच्चे बोलते थर्मामीटर। हाँ, इसे थर्मामीटर कहते हैं। थर्मामीटर किस काम में आता है बच्चों? थर्मामीटर बुखार नापने या टेम्परेचर नापने के काम में आता है। जिस थर्मामीटर से हमारा बुखार नाप मापा जाता है वह डॉक्टरी थर्मामीटर कहलाता है। लेकिन ऐसे अनेकों थर्मामीटर हैं। ठीक है, अब हमारे यहाँ से पढ़ाना शुरू कर रहे हैं, जैसे सेल्सियस थर्मामीटर, केल्विन थर्मामीटर,
ठीक है, तो जो ये बेटा बीच में मैंने बोला, इसे इसी कहते हैं ऐसे इनिशियल स्टेटमेंट। इनिशियल स्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि किसी चैप्टर को पढ़ाने से पहले, किसी कॉन्सेप्ट को देने से पहले हम कुछ ऐसी बातें करके स्टार्ट करें जिन बातों से बच्चे पहले से परिचित हों, है ना। जिस थर्मामीटर में पढ़ाना था, हम सीधे कहते हैं थर्मामीटर एक ऐसी मशीन है जिससे टेम्परेचर नापा जाता है। ठीक है, थर्मामीटर पे दो निशान लगा होता है, 0 और 100। अगर इस तरह से हम बेटा बात करें, पढ़ाने का काम करते, तो ये इनिशियल स्टेटमेंट के बिना हमारी बातचीत होती। ठीक है, तो इनिशियल स्टेटमेंट समझ में आ गया। जब हमें कोई चीज स्टार्ट करना होगा तो स्टार्ट लेने के लिए हम क्या करेंगे, हम बच्चों के जो प्रीवियस नॉलेज है उस प्रीवियस नॉलेज से लेक्चर देना शुरू करते हैं, और लेक्चर देते देते हम वो बातें बताना शुरू करेंगे जो बच्चे नहीं जानते। ठीक है, इसी को कहते हैं प्रारंभिक कथनों का प्रयोग करना। ठीक, लेक्चर स्किल स्टार्ट करने के दो तरीके होते हैं। एक तो हम प्रारंभिक कथन से स्टार्ट करें, दूसरा तरीका होता है डेवलपमेंट क्वेश्चन के थ्रू स्टार्ट करना, विकासात्मक प्रश्न के से शुरू करना। विकासात्मक प्रश्न में क्या होता है, हम एक बच्चों से कठिन क्वेश्चन पूछते हैं जिसका आंसर बच्चे नहीं दे पाते, और उसका आंसर देने के लिए हम एक्सप्लेनेशन करें, तो ये भी एक तरीका है। यानी हम प्रारंभिक कथन से भी शुरू कर सकते हैं, और हम बच्चों से कोई एक डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछें जिसका जवाब बच्चे ना दे पाए, तो उसका जवाब देने के लिए इसको क्लैरिफाई करने के लिए भी हम लेक्चर दे सकते हैं। यही बेटा पहला स्टेप होता है, यही पहला कंपोनेंट होता है। दूसरी बात आई फ्लुएंसी इन लैंग्वेज। ठीक है, अब यहाँ तक कुल मामला क्या है, कुल मामला है अट्रैक्टिव स्पीकिंग की। ठीक है, तो जब लैंग्वेज में फ्लुएंसी होगी तो क्या होगा, हमारी भाषा सुनने में अच्छी लगेगी। और अगर हमारी भाषा सुनने में अच्छी नहीं लगेगी तो क्या होगा, बच्चे हमारी बातों को ध्यान से नहीं सुनेंगे। ठीक है, अब देखो, कौवा और कोयल दोनों काले होते हैं, और दोनों जब बोलते हैं तो एक की आवाज सुनकर हम उन्हें दौड़ा लेते हैं भगाने के लिए, और दूसरे को खोजने लगते हैं कोयल कहाँ कूक रही है ना। तो जो मीठा बोल है, मीठा बोलना है, या जो फ्लुएंसी के साथ बोलना है, या जो माउंट डिसेंट के साथ बोलना है, ये लेक्चर स्किल की बहुत ही एसेंशियल शर्त है, कंडीशन है। कि अगर हम फ्लुएंट होके नहीं बोलेंगे, अगर हमारे बातचीत में प्रवाह नहीं होगा, हम भटक भटक के बोलेंगे, हम बोलते बोलते भूल जाएंगे, बोलते बोलते हम हाफने लगेंगे, या हम सही शब्दों का उच्चारण नहीं कर पाएंगे, अगर हम गलत प्रोनाउंसिएट करेंगे, तो क्या होगा, हमारी भाषा में, हमारी लैंग्वेज में फ्लुएंसी नहीं आएगी, हमारा लेक्चर खराब हो जाएगा। तो यही दूसरा कंपोनेंट है हमारे, जो हम स्पीक करें, जब हम बोलें तो फ्लुएंट हम बोलें, हमारी भाषा में फ्लुएंसी होनी चाहिए। ठीक है ना, हम कोई भी लैंग्वेज बैरियर में यहाँ पे नहीं आना चाहिए। हमने कम्युनिकेशन पढ़ाई थी, उसमें लैंग्वेज बैरियर पढ़ाया था, तो हमें ध्यान देना होगा कि लैंग्वेज, जितने भी तरह के हमने लैंग्वेज बैरियर बताए थे, वो कोई भी बैरियर, यहाँ कम्युनिकेशन बैरियर जो बताए थे, कोई भी कम्युनिकेशन के बैरियर्स यहाँ पे नहीं आने चाहिए। ठीक है, कहा भी गया है ना, कौवा किसका हर लेता है, कोयल किसको दे देती है, दो मीठे बैन सुना के सबको बस में कर लेती है। ठीक वैसा टीचर भी होता है। अगर टीचर मीठा बोलता है, टीचर की लैंग्वेज में फ्लुएंसी है, तो सारी क्लास टीचर की बात ध्यान से सुनेगा। अगर फ्लुएंसी नहीं है, अगर उसकी आवाज कानों में दर्द पैदा करने वाली है, तो निश्चित रूप से विद्यार्थी भले ही डर से क्लास में बैठे हों, लेकिन उसकी एक भी बात नहीं सुनेंगे, सब इधर उधर करेंगे। इसलिए फ्लुएंसी का होना बहुत जरूरी है, यही दूसरा कंपोनेंट है। अब बात आती है तीसरे कंपोनेंट की। तीसरे कंपोनेंट को हम कहते हैं माउंट डिसेंट या प्रेजेंस ऑफ एसेंसन। दोनों वर्ड लिख सकते हैं बेटा, यहाँ माउंट डिसेंट भी लिख सकते हैं। ठीक है, हिंदी में क्या बोला गया, आरो औरो। ये आरो औरो क्या है, ये आरो औरो हमारी भाषा में उतार चढ़ाव है। उतार चढ़ाव का मतलब, हम किसी शब्द को जल्दी से बोल दें, या किसी शब्द पर बोलते बोलते हम पोज ले लें, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम कहेंगे उतार चढ़ाव। जैसे मैंने अभी क्या बोला, हमने बोला उतार चढ़ाव, हमने ऐसे नहीं कहा उतार चढ़ाव। ठीक है, तो बोलते समय जब टीचर कुछ शब्दों पे जोर दे देता है और कुछ शब्दों को ऐसे ही इजीली छोड़ देता है,
तो आरोह अवरोह उत्पन्न होता है। आरोह अवरोह उत्पन्न होने से क्या होता है, उसमें एक लय आ जाता है। जब किसी चीज में लय आ जाता है तो क्या होता है, वो चीजें कानों को सुनने में अच्छी लगती है। जैसे मैंने कहा ना भी, अच्छी लगती है, हम ऐसे भी कह सकते थे, अच्छी लगती है। तो जो ये बोलने का जो बेटा टोन है, जो बोलने का जो तरीका है, इसी को कहते हैं माउंट डिसेंट या आरोह अवरोह की उपस्थिति। तो जब भी हम बोले, तो हमारे बातचीत में ये उतार चढ़ाव या ये माउंट डिसेंट या ये एसेंशन होना चाहिए। जैसे मैंने भी कहा ना, होना चाहिए। तो यही माउंट डिसेंट है बेटा। तो इस तरह से आप बात करोगे तो ये आरोह अवरोह कहलाता है। अब जो इसका फोर्थ कंपोनेंट है, वो है विचार और कथनों में श्रृंखलाबद्धता। चेन इन आइडिया एंड स्टेटमेंट। चेन का मतलब क्या, श्रृंखलाबद्धता का मतलब क्या? श्रृंखलाबद्धता का मतलब ये है कि हम अभी जो बातें किए, उसी से जुड़ी हुई बातें दोबारा करें। आगे हम उससे रिलेटेड जब बातें करते हैं तो उसको श्रृंखलाबद्धता कहते हैं। कई बार होता क्या है, हम अभी बात वाटर की कर रहे हैं, फिर हम एसिड की बात करने लगे। एसिड की बात करते करते हम ग्लूकोज की बात करने लगे। तो क्या हो जाएगा, हमारे शब्द, हमारे जो विचार हैं, जो हमारे स्टेटमेंट्स हैं, वो आपस में कनेक्ट नहीं होंगे। तो क्या करना है, जब हम लेक्चर दें तो हमारी सारे बातें एक दूसरे से रिलेटेड होनी चाहिए, एक दूसरे से कनेक्टेड होनी चाहिए, है ना, एक चेन दिखाई पड़नी चाहिए हमारे बातों में। अगर ऐसा है तो आपका लेक्चर अच्छा हो जाएगा, और अगर ऐसा नहीं है तो आपका लेक्चर अच्छा नहीं होगा, सुनने वाला ऊबने लगेगा। ठीक है। जो नेक्स्ट कंपोनेंट है बेटा इसमें है, वो है यूज ऑफ एप्रोप्रिएट टीचिंग एड्स। उपयुक्त शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग। ये कंपोनेंट बेटा इंट्रोडक्टरी स्किल में भी था, यहाँ पर भी है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हम जब लेक्चर दें, तो लेक्चर को और स्पाइसी बनाने के लिए, और मजेदार बनाने के लिए, और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम चाहें तो लेक्चर दे में हम चार्ट पेपर, मॉडल्स, किसी लाइव ऑब्जेक्ट या ब्लैक बोर्ड पे किसी स्ट्रक्चर, किसी कोई वर्ड, कोई डिजाइन का हम सहारा लेते हुए उसके उसके हेल्प के साथ हम बोल सकते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारी हमारी जो एक्सप्लेनेशन क्या हो जाती है, हमारी एक्सप्लेनेशन बहुत ही अच्छी हो जाती है। जैसे अभी मैं लेक्चर दे रहा हूँ, तो लेक्चर देते देते हम साथ में पावर पॉइंट यूज कर रहे हैं। कि पावर पॉइंट क्या है, ये पावर पॉइंट टीचिंग एड है। ठीक है। तो लेक्चर देते समय अगर हम टीचिंग एड का इस्तेमाल करते हैं, हम कोई चार्ट पेपर, कोई मॉडल, कोई जैसे मान लो अगर हमें स्टोमेटा पढ़ाना है, और स्टोमेटा अगर हमें पढ़ाना है, और स्टोमेटा स्टोमेटा पढ़ाते समय हम क्या करें, हम कोई लीफ ले आ लें, कोई पत्ती ले आ लें, या किसी पत्ती का स्ट्रक्चर ले आ लें, और दिखाएं कि देखो भैया इस स्ट्रक्चर में ये इसका जो है रंध्र है, यहाँ से पत्तियां सांस लेती हैं, इसको स्टोमेटा कहते हैं। तो बच्चों को ज्यादा समझ में आएगा। यानी अगर हम लेक्चर देते समय अगर हम अप्रोप्रिएट टीचिंग एड इस्तेमाल करते हैं, तो हमारा लेक्चर और इफेक्टिव हो जाएगा। इसलिए आपसे उम्मीद की जाती है कि जब आप लेक्चर दें, तो लेक्चर के साथ साथ क्या हो, उसमें उसमें निश्चित रूप से एक दो टीचिंग एड जरूर इस्तेमाल करें। ठीक है। दूसरा आता है सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट। कथनों में तारतम्यता। तारतम्यता का मतलब, तारतम्यता का मतलब चेन जैसा ही है। तारतम्यता का मतलब है कि हम जो कुछ भी बोले वो आपस में कनेक्टेड हो, आपस में जुड़े हुए हों। ठीक है, ऐसा लगे कि एक के बाद एक वर्ड आ रहे हैं, इस तरह की बात आनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है, एब्सेंस ऑफ अनएम्बिगियस स्टेटमेंट्स। अनएम्बिगियस का मतलब असंबद्ध कथनों की अनुपस्थिति। कई बार आपने देखा होगा कि टीचर पढ़ाते पढ़ाते कहीं और पहुंच जाता है ना। एक मूवी का एग्जांपल मैं लूं, शोले मूवी में हेमा मालिनी या बसंती जाती है आम तोड़ने, और वो कुछ और करने लगती है। वैसे टीचर क्लास में पढ़ाने गया, मान लो वाटर पढ़ाने गया, वाटर पढ़ाते पढ़ाते वे लगा घर की बात करने, वे क्लास के बच्चों की बात करने लगा, किसी एनुअल फंक्शन की बात करने लगा, तो वो असंबद्ध कथन कहलाते हैं। यानी लेक्चर देते समय टीचर को यह ध्यान देना चाहिए कि टीचर ऐसे किसी दृष्टांत या उदाहरण या ऐसे किसी कथन का प्रयोग ना करें जो उसके टॉपिक से रिलेटेड ना हो, है ना। तो हमको लेक्चर देते समय क्या ध्यान देना चाहिए, हम जिस टॉपिक पे लेक्चर दे रहे हैं, हमारे एग्जाम्पल्स, हमारी बातचीत, हमारा सब कुछ उससे रिलेटेड होना चाहिए। उससे बाहर की बात क्लास में ना हो। आपने कई बार रियलाइज किया होगा, टीचर अपना टॉपिक पढ़ाते पढ़ाते भटक के कहीं और चला जाता है,
कोई और बातें करने लगता है। अगर आप ऐसा करते हो तो माना जाता है कि आपको लेक्चर स्किल नहीं आती है ना। एक बड़ी अच्छी कहावत भी है, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। ठीक है, गए थे बाजार सब्जी लेने, मिल मिल गया कोई फ्रेंड, उससे बात करते करते चाट खा के घर चले आए। तो ये क्या हो गया, गए थे कुछ और काम करने, कर आए कुछ और काम। तो यही चीज यहाँ नहीं होना चाहिए, इसी कहते हैं अनएम्बिगियस स्टेटमेंट्स। ठीक है ना, असंबद्ध कथन इसी बात को कहते हैं बेटा। नेक्स्ट क्या है, स्टूडेंट इंटरेस्ट एंड अटेंशन, छात्रों में रुचि और ध्यान। ये भी इंट्रोडक्टरी स्किल में था। यानी जब हम लेक्चर दें तो पूरा का पूरा क्लास हमारी बातों को ध्यान से सुने, हम इतना अट्रैक्टिव स्पीक करें या एक्सप्लेनेशन करें या लेक्चर करें कि बच्चों का रुचि भी बना रहे, बच्चों का ध्यान भी हमारी तरफ रहे। ये दोनों चीजें अगर नहीं होती है तो माना जाता है कि आपका लेक्चर अच्छा नहीं है। तो आपके लेक्चर में क्या क्या होना चाहिए, इंटरेस्ट भी होना चाहिए और अटेंशन भी होना चाहिए। ये दोनों बातें होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट ये दो कंपोनेंट है बेटा। पहला अगला कंपोनेंट है एक्सप्लिसिट एक्सट्रैक्टिव स्टेटमेंट, स्पष्ट निष्कर्षात्मक कथन। स्पष्ट निष्कर्षात्मक कथन का मतलब क्या है, स्पष्ट निष्कर्षात्मक कथन का मतलब है कि हमने जो कुछ भी पढ़ाया है उसको निश्चित रूप से हमें समराइज करके बच्चों के सामने दोबारा बोलना चाहिए। जैसे मान लिया हमने 5 मिनट का एक लंबा चौड़ा लेक्चर दे लिया, तो हमें क्या करना चाहिए, उस लेक्चर को समराइज करना चाहिए। उसकी जो मेन मेन बातें हैं हम उन्हें हमें एक बार फिर से दोहरवा देना चाहिए, एक बार फिर से बता देना चाहिए। इसे हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्सट्रैक्टिव स्टेटमेंट। ठीक है, या इसी को हम कहते हैं ओरिएंटेशन, या इसी कहते हैं स्पष्ट निष्कर्षात्मक कथन। ठीक है, या इसी को हम पुनर्विन्यास या ओरिएंटेशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अगला क्या है, छात्र बोध के लिए बीच बीच में प्रश्न पूछना। लेक्चर देते समय हमें बीच बीच में प्रश्न पूछने चाहिए। आप मोदी जी का भाषण सुनिए, मोदी जी जब स्पीच देते हैं, जब लेक्चर देते हैं तो क्या होता है, वो बीच बीच में ऑडियंस से क्वेश्चन भी पूछते हैं। ठीक है, तो टीचर को भी क्या करना चाहिए, ये देखना चाहिए कि हम जो लेक्चर दे रहे हैं वो बच्चों की समझ में आया कि नहीं आया। इसको चेक करने के लिए टीचर को लेक्चर के बीच बीच में क्या करना चाहिए, कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चंस या बोध के प्रश्न पूछने चाहिए। अब ये बोध का प्रश्न क्या होता है, या कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चन, या कॉम्प्रहेंशन क्या होता है, या कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चन क्या होता है। कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चन का मतलब होता है बेटा, हमने जो अभी बच्चों को पढ़ाया, बच्चों को वो समझ आया कि नहीं आया, इसको इसकी जांच करने के लिए हमने जो अभी लेक्चर दिया है उसी से रिलेटेड अगर हम क्वेश्चन बना के बच्चों से पूछ लेते हैं, बच्चे ये चेक करते हैं कि उनके समझ में आया कि नहीं आया, तो इस तरह के प्रश्न को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चन या बोध के प्रश्न बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को हमें शामिल करना चाहिए। ठीक है, बाकी दो आप प्रीवियस वाला ही है। छात्र की प्रेरणा की क्षमता, यानी कैपेसिटी ऑफ स्टूडेंट मोटिवेशन, आपके अंदर स्टूडेंट को मोटिवेट करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। और इंथुजियाज्म एंड अल्टरनेशन प्यूपिल टीचर, ये भी इंट्रोडक्टरी स्किल में दोनों दोनों कंपोनेंट से, छात्राध्यापक में उत्साह और सतर्कता। तो ये सारे कंपोनेंट्स हमने अभी आपसे डिस्कस किए। तो जब भी कोई लेक्चर देता है टीचर, तो उसके लेक्चर में ये सारी खूबियां होनी चाहिए, ये सारी क्वालिटी होनी चाहिए। अगर ये सारी क्वालिटी है तो उसका लेक्चर अच्छा माना जाएगा। अगर ये क्वालिटी नहीं है तो क्या होगा, उसका लेक्चर खराब माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कंपोनेंट मोटी मोटी बात क्या आई, मोटी मोटी निकल के बात ये आई कि जब हम लेक्चर दें तो हम इनिशियल स्टेटमेंट से शुरू करें, प्रारंभिक कथन से शुरू करें। लेक्चर देते समय हम टीचिंग एड इस्तेमाल करें। लेक्चर देते समय हमारा लेक्चर फ्लुएंट होना चाहिए, फ्लुएंसी से हमें बोलना चाहिए। माउंट डिसेंट होना चाहिए, हमारी बातचीत में आरो और होना चाहिए। हमारे शब्दों में कोई बाहर की बात ना आनी चाहिए, यानी असंबद्ध कथन नहीं होना चाहिए। हम जो बोलें एम्बिगियस स्टेटमेंट हमारे लैंग्वेज में नहीं होना चाहिए। हम केवल टू द पॉइंट, टू द टॉपिक हमें बोलना चाहिए। बच्चों को इंकरेज करना चाहिए, बच्चों को मोटिवेट करते हुए हमें पढ़ाना चाहिए। ये कुछ मोटी मोटी बातें थी कंपोनेंट्स की जो मैंने आपसे डिस्कस अभी की। ठीक है, अब बात आता है
कि इसको लिखेंगे कैसे कॉपी में। तो कॉपी में लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कॉपी में लिखने के लिए हमें माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान जैसे पहले बनाए थे वैसे ही बनाएंगे। पहला पेज, पहला पन्ना स्टार्ट कैसे करेंगे? लिखेंगे आप माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान 2, डेट डालेंगे, टाइम ड्यूरेशन 6 मिनट होगा, क्लास, पीरियड, सब्जेक्ट, सब सब्जेक्ट, टॉपिक, नेम ऑफ स्किल। अब देखो यहाँ पे बेटा टॉपिक यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा। अभी इंट्रोडक्टरी स्किल में क्या था, हम टॉपिक नहीं लिखते थे, लेकिन जब लेक्चर स्किल की बात करेंगे तो लेक्चर स्किल में सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में हमें टॉपिक लिखना पड़ेगा। तो हमको जो भी टॉपिक पढ़ाना है उस टॉपिक को हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में टॉपिक के सामने लिख देंगे, है ना। केवल और केवल इंट्रोडक्टरी स्किल में नहीं लिखते, बाकी सारी स्किल्स में हम लिखते हैं। ठीक, अब बात है, अब अगली हेडिंग क्या डालेंगे कॉपी में? कंपोनेंट्स। कंपोनेंट हेडिंग डाल के क्या करेंगे आप? जितने भी कंपोनेंट पीछे आए हैं 8-9 जो भी कंपोनेंट्स हैं उन कंपोनेंट्स को आप लाइन से लिख लेंगे। ये आपकी दूसरी हेडिंग हो जाएगी। पहला काम समझ लिया, पहला काम सारा फॉर्मेट अभी वैसे ही चल रहा है जैसे माइक्रो टीचिंग स्किल 1 में था। पहले डेट वाली सारी बात, फिर पहली हेडिंग कंपोनेंट की, घटक की हेडिंग डाल के जितने भी घटक अभी आपको पढ़ाए गए टीचिंग अभी स्लाइड में आपने देखा है उन सारे घटकों को हिंदी या इंग्लिश में आप लिख डालेंगे। किसी एक ही लैंग्वेज में इस लिखिएगा, दोनों लैंग्वेज मत लिखिएगा, ठीक है। अब जब घटक लिख गया तो आपका आएगा जो फॉर्मेट, वो फॉर्मेट इस तरह से होगा। हेडिंग रहेगी आपकी सीरियल नंबर, अगला आएगा प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में हेडिंग क्या बनाएंगे? सीरियल नंबर, प्यूपिल टीचर स्टेटमेंट्स, छात्राध्यापक कथन, दूसरे टेबल में लिखेंगे स्टूडेंट रेस्पॉन्स, इधर लिखेंगे कंपोनेंट, ठीक है। अब यहां पे करेंगे क्या? यहां पे आपको करना सिर्फ इतना है कि आपको बेटा टेबल इस तरह से बना लेना है जैसा आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। टेबल बनाने के बाद आप क्या करेंगे, आप जो भी आपको लेक्चर देना है, जैसे आपको लेक्चर देना है वैसे चीज वैसे यहाँ लिख डालेंगे। प्रारंभिक कथन से लिखना शुरू करेंगे। प्रारंभिक कथन से आपको जितना लेक्चर देना है सारा लेक्चर इस तरह से यहाँ पे लिख डालेंगे, ठीक है। लेक्चर लिखेंगे, जिस समय आप लेक्चर देते होंगे उस समय आप स्टूडेंट रिस्पांस में क्या लिखेंगे? स्टूडेंट रिस्पांस में लिखेंगे छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। क्या लिखेंगे? हमने लिख दिया छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे और समझेंगे, ठीक है ना। स्टूडेंट विल लिसन एंड अंडरस्टैंड केयरफुली, यही वर्ड आप लिखेंगे। क्या लिखेंगे? स्टूडेंट विल लिसन एंड अंडरस्टैंड केयरफुली, छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे और समझेंगे, ठीक है। जब आपका लेक्चर फिनिश हो जाएगा, जो आप लेक्चर दे लेंगे, तब क्या करेंगे? लेक्चर देने के बाद आप आएंगे बोध के प्रश्न में, और यहाँ पे जो भी आपने लेक्चर दिया है उससे रिलेटेड बच्चों से एक प्रश्न पूछेंगे, ठीक है। और इसी प्रश्न का उत्तर आप यहां पर भी लिख डालेंगे। कहाँ लिख डालेंगे? पहले प्रश्न के सामने इसका उत्तर आप ऐसे लिख देंगे, ठीक है। फिर दूसरा प्रश्न पूछेंगे और दूसरे प्रश्न का उत्तर भी आप लिख डालेंगे, ठीक। तो ये प्रस्तुतिकरण वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। प्रस्तुतिकरण को फिर सुन लीजिए। प्रस्तुतिकरण में क्या करना है? आपको कॉपी में 3 हेडिंग बनानी है, छात्राध्यापक कथन, छात्र अनुक्रिया, कंपोनेंट। आपको कम फिर आपको जो आपको जो भी लेक्चर देना है उस लेक्चर को हम चित्र के साथ हम यहाँ लिख डालेंगे। कोई अगर कोई पिक्चर कोई टीचिंग एड है तो इसी में बना देंगे छोटा सा। और यहाँ पर छात्र अनुक्रिया दे देंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। स्टूडेंट विल लिसन केयरफुली, लिसन एंड अंडरस्टैंड केयरफुली। फिर कंप्रहेंसिव क्वेश्चन लिखेंगे। कंप्रहेंसिव क्वेश्चन में 1 और 2 दो क्वेश्चन हम डाल देंगे और इसके आंसर यहाँ लिख देंगे। कंपोनेंट्स में क्या करेंगे? कंपोनेंट्स में आपके लेक्चर में
आपको लगता है कि कौन कौन से कंपोनेंट्स उधर के यूज हुए हैं, उन कंपोनेंट्स के नंबर यहाँ पे डाल देंगे। जैसे मैंने 178 डाला है, वैसे आप यहाँ पे जो भी आप प्लान बनाने के बाद एक बार कंपोनेंट्स को पढ़ोगे तो आपको आइडिया लग जाएगी कि आपने इन इन चीजों को फॉलो किया है, उन उन चीजों के नंबर आप यहाँ पे डाल देंगे। तो ये तो बेटा प्रेजेंटेशन होगा। अब बात आती है प्रेजेंटेशन में जो छात्राध्यापक कथन वाला पार्ट है, उस पार्ट में जो आपका स्ट्रक्चर होगा लेक्चर बनाने का, वो स्ट्रक्चर क्या होगा? उस स्ट्रक्चर के बेटा फोर फोर उसके पार्ट होंगे, फोर इसके उसमें देखना फोर कैटेगरी होगी। पहला कैटेगरी क्या होगा? इनिशियल स्टेटमेंट का होगा। आप 3-4 लाइन का इनिशियल स्टेटमेंट दे देंगे। इनिशियल स्टेटमेंट देने के बाद आप एक्सप्लेन करेंगे, आपको जो भी पढ़ाना है उसको अच्छे से समझाते हुए लिख डालेंगे। एक्सप्लेनेशन के बाद क्या करेंगे? एक्सप्लेनेशन की समरी पैराग्राफ बदल के लिखेंगे, जिसको हम कहते हैं एक्सट्रैक्टिव स्टेटमेंट या निष्कर्षात्मक कथन। फिर लास्ट में हम कंप्रहेंसिव क्वेश्चन या व्यापक प्रश्न लिख देंगे, है ना? तो ये हमारा पूरा हो जाएगा हिसाब। ठीक है। अब उसके बाद जो प्रेजेंटेशन वाला टेबल है, इस पर प्रस्तुतिकरण के बाद अगला टेबल कौन सा बनेगा? अगला टेबल बनेगा ऑब्जर्वेशन का। ऑब्जर्वेशन का टेबल वैसे ही बनेगा जैसे इंट्रोडक्टरी स्किल में बना था। सारे कंपोनेंट्स के नाम, अब इस बार तो 8 से ज्यादा कंपोनेंट हो गए हैं, मुझे लग रहा है 11 कंपोनेंट है, तो 11 कंपोनेंट को लिख डालेंगे यहाँ पे कंपोनेंट वाले पार्ट में। लिखने के बाद एस और नो, टैली साइन, ये सारा चीजें मैंने बताया हुआ है इंट्रोडक्टरी स्किल में, ठीक उसी तरह से बनेगा। उसके बाद इवेल्युएशन वाला टेबल बनाएंगे, फिर सारे कंपोनेंट्स लिख डालेंगे, लेवल 1 2 3 का कॉलम बना के छोड़ देंगे। उसके बाद कमेंट्स के लिए थोड़ी सी जगह छोड़ेंगे, फिर नीचे एक राइट साइड लिखेंगे, लेफ्ट साइड लिखेंगे पीयर सिग्नेचर, साथ ही हस्ताक्षर, और राइट साइड लिखेंगे सुपरवाइजर सिग्नेचर। ठीक है। तो ये तो बेटा सारी चीजें हमने आपको बताई, और हमने कोशिश किया कि आपको हर चीज इसमें की बता दें। और हमने आपको अभी जो भी चीजें बताई हैं वे लेक्चर स्किल से रिलेटेड है। ठीक है। अब हम आपको हम क्या करने वाले हैं, एक आपको, आप इसको पढ़ाओगे कैसे, पढ़ाते समय इसकी स्लाइड कैसे बनेगी, उसकी बात हम करने वाले हैं। और उसके लिए हम एग्जांपल लेने वाले हैं जाहिद से, मैंने भी मंगवाया था लेक्चर स्किल का एक स्लाइड, मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए स्लाइड जाहिद ने कैसे बनाया है। देखो, जाहिद आपका सीनियर है, आप उसकी स्लाइड आप देख रहे हो, उसकी स्लाइड में कैसे बनाया है। तो आप देख रहे हो जो पहली स्लाइड का जो पहला पेज है वो क्या है? वो पहला पेज इस तरह से बन जाएगा, डेट 7/11/20, टाइम 6, साइंस। टॉपिक क्या है? द पार्ट ऑफ प्लांट। देखो उसने गड़बड़ी की है, टॉपिक को इन्वर्टेड कामा में बंद नहीं किया है, लेकिन आप कर लोगे। ठीक है। स्किल नेम क्या लिख दिया? लेक्चर स्किल। अब आपके यहाँ से पढ़ाना शुरू कर रहा है जाहिद खान क्या पढ़ा रहा है? द पार्ट ऑफ प्लांट्स। ठीक है। अब वो पढ़ा, अब देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, अब वो यहाँ पे लेक्चर देगा बेटा। ब्लैक बोर्ड पे जो स्लाइड बनेगी, स्लाइड में ध्यान देना कि स्लाइड पे हम लेक्चर नहीं लिखेंगे। लेक्चर देते समय लेक्चर की जो मुख्य बातें हैं, या कोई हम अगर टीचिंग एड इस्तेमाल कर रहे हैं तो स्लाइड पे वही आएगी। जैसे शाहिद क्या पढ़ाना चाह रहा था? शाहिद पढ़ाना चाह रहा था देयर आर 5 मेन पार्ट टू अ प्लांट, है ना? किसी प्लांट के 5 पार्ट होते हैं, रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, सीड्स। तो उसने ऐसे लिख दिया। अब रूट, तो जो जो मुख्य मुख्य बातें हैं स्क्रीन पे वही आएंगी। ध्यान देना, स्लाइड में हम पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं भरेंगे, एक्सप्लेनेशन तो हम बोलेंगे, बोलते समय जो मुख्य मुख्य बातें होंगी, जो मेन पॉइंट्स होंगे, वही मेन पॉइंट स्लाइड पे आएंगे। ठीक है। स्लाइड पे सारी चीजें लिख के रीड नहीं करना है, स्लाइड पे केवल आपके लेक्चर के जो मेन पॉइंट है, जो फोकस पॉइंट है, वही आएंगे। ठीक है। अब इसे रूट समझाना है तो उसने क्या किया, एक टीएलएम दिखा दिया, रूट का स्ट्रक्चर दे दिया। अब रूट क्या है वो बोल के समझाएगा। ठीक है। ऐसे देखो, स्टेम, तने का उसने स्ट्रक्चर दे दिया। अब तने को अच्छे से वो एक्सप्लेन करेगा जब इसको पढ़ाने की कोशिश करेगा। ठीक है। अब उसने रूट और स्टेम पढ़ा लिया,
अब वो क्या कर रहा है, देखो ये कंप्रहेंसिव क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, दिए गए चित्र में पादप का कौन सा भाग है। ठीक है, तो इस चित्र में कौन सा भाग दिख रहा है, आप बच्चे से आप पूछोगे, बच्चा आपको बता देगा। ये कंप्रहेंसिव क्वेश्चन हो गए। और उसका आंसर भी लिख देंगे। आंसर हम ऐसा लिखेंगे कि आंसर बाद में आए, पहले केवल प्रश्न आए, बाद में उसका आंसर आ जाए। अब उसने दूसरा क्वेश्चन पूछा, कैन यू नेम द प्लांट, कैन यू नेम द पार्ट ऑफ प्लांट। एक प्लांट दिखा दिया, आपसे पूछ रहा है कि इस प्लांट के कितने पार्ट हैं, उसको आप बताओ। तो जो आंसर है उसने आंसर लिख दिया, फिर थैंक यू की स्लाइड बना दिया। तो इस तरह से इसकी पूरी पूरी स्लाइड होगी। ठीक है, ध्यान देना, एक्सप्लेनेशन 6 मिनट्स में होना है। तो अभी आपने केवल 2-3 स्लाइड देखी, तो इस 2-3 स्लाइड का मतलब नहीं है, इसमें आपको इस एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो और स्लाइड में क्या करेंगे, स्लाइड एक बार फिर से चेक कर लो, एक बार फिर से मैं दिखा दे रहा हूँ। पहली स्लाइड इनिशियल इंफॉर्मेशन की, दूसरी स्लाइड से आप पढ़ाना शुरू करोगे। पढ़ाते इसमें स्लाइड पे कौन कौन सी बात आएगी, केवल मेन मेन बातें आएंगी, जो हमारे लेक्चर के समय में जो जो चीजें मेन आ रही, चाहे कोई पिक्चर, कोई स्ट्रक्चर, कोई बात, कोई हेडिंग, कोई पॉइंट्स, कोई न्यूमेरिकल, ये कोई फार्मूला, इसी को हम केवल स्लाइड पे डालेंगे। और जब हम पढ़ा लेंगे 6 मिनट, तो क्या करेंगे, कंप्रहेंसिव क्वेश्चंस पूछ लेंगे दो। जैसे इसने पूछा पहला, फिर उसका आंसर, दूसरा, फिर उसका आंसर। तो बेटा ये सारी बातें थी लेक्चर स्किल की, जो हमने अभी आपसे डिस्कस की। और अगर कोई कहीं डाउट हो, ठीक है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं।